यही है जवाब मेरा। श्री मार्गनी भरत जी। And एक मिनट wait हुआ है। This situation in the country is very alarming. The LIC policy holders, State Bank of India depositors are very much hungry. Margani Bharat ji, that their money will be secured and protected. Bajendra Singh, रविंदर कुशवाहा, शून्यकाल भाई। शून्यकाल। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सलेमपुर पर्यटन की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होकर राम जानकी पथ गुजरता है, जो रामायण सर्किट का हिस्सा है। राम जानकी पथ से केवल 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सोहगरा धाम में एक पौराणिक शिव मंदिर है, जहां पर जनकपुर से अयोध्या जाते समय माता सीता ने महादेव जी की शिव की पूजा अर्चना की थी। लेकिन इस पौराणिक मंदिर को रामायण सर्किट से नहीं जोड़ा गया है, जिसके बिना रामायण सर्किट अधूरा है। इसके लिए सोहगरा धाम से सटा हुआ श्री दिग्देश्वर नाथ धाम है, सोनाग धाम है। मैल चौराहा पर विश्व प्रसिद्ध संत महर्षि देवरावा बाबा का आश्रम है। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बलिया में महान ऋषि भृगु संहिता के रचयिता महर्षि भृगु आश्रम ऋषि का आश्रम है। और बिहार की सीमा से लगे सोहनपुर में श्री राम जानकी मंदिर और एक विशाल तालाब है, जिसे पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता है। इन स्थानों को विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हर संभव प्रयास किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। माननीय मंत्री, अतः मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत सोहगरा धाम को रामायण सर्किट से जोड़ने और सोनाग धाम, दिग्देश्वर नाथ धाम, महर्षि देवरावा बाबा आश्रम मैल, श्री राम जानकी मंदिर सोहनपुर और महर्षि भृगु ऋषि आश्रम बलिया को विकसित करने की कृपा करें। धन्यवाद। जामयांग शेरिंग नामग्याल। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस शून्यकाल पे एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का जो मौका दिया। सर, आर्सवाइल जम्मू कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट ने 2005-06 में एक कैबिनेट डिसीजन के माध्यम से स्टेट में एक पॉलिसी लाया गया, जिसके माध्यम से जितने भी सरकारी मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल को सभी स्कूल में स्पोर्ट्स, गेम, फिजिकल एजुकेशन को कंपलसरी करने के बात किया। और जिसको चलाने के लिए, ठीक ढंग से चलाने के लिए एटलीस्ट कम से कम हर स्कूल में एक जो है फिजिकल एजुकेशन टीचर अपॉइंट करने का जो निर्णय था। पूरे जम्मू कश्मीर में एक्सरसाइज हुआ था, इंक्लूडिंग लद्दाख। 30,000 ऐसे जो पोस्ट का क्रिएट किया, और जिसमें सभी युवाओं को जिन्होंने ग्रेजुएट किया हो कम से कम, उसके ऊपर जिन्होंने या एमपीएड किया हो, बीपीएड किया हो, या ऐसे उससे अधिक जो क्वालिफिकेशन है, उन लोगों को अपॉइंट किया। और निर्णय ये भी था, उसी जिस जोन में स्कूल है उसी जोन से जो है कैंडिडेट को अपॉइंट करे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण सर, उस कैंडिडेट्स का उनका जो 7 साल का टेन्योर है वो रेगुलराइज नहीं होंगे, और 7 साल में से पहले के 2 साल जो है उनको प्रति माह 3,000 रुपये ही मिलेंगे, और उसके बाद 5 साल जो है केवल 4,000 रुपये ही मिलेंगे। ऐसे अभी लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग होने के बाद अभी भी ये जो है कंटिन्यू चल रहा है। मेरे आपके माध्यम से सरकार से, माननीय गृह मंत्री जी से विशेष निवेदन ये है, जम्मू कश्मीर
यूटी विद लेजिस्लेचर है, जब स्टेट गवर्नमेंट बनेगा तो वहां के डिसीजन हो जाएगा। लेकिन लद्दाख में टोटल लेह कारगिल में 98 ऐसे जो आज हमारे पास फिजिकल एजुकेशन टीचर है, सर 1 मिनट में खत्म करता हूं, 98 टीचर से फिजिकल एजुकेशन, जिसको रहबर खेल का नाम दिया गया, जो प्रति माह 3,000-4,000 रुपये में इतने जो दुर्गम क्षेत्र में बर्फ इलाके में जो काम कर रहा है, मेरे आपसे अनुरोध है कम से कम जो है इनको 3,000-4,000 रुपया से बढ़ा के 18,000 कम से कम प्रति माह हो, जो कि भारत सरकार के 7th पे कमीशन के मिनिमम वेजेस जो फिक्स है, कम से कम जो है 18। सर बस 2 सेकंड में खत्म कर रहा हूं सर, 2 सेकंड में। तो ये कम से कम 18,000 तो दिया जाए। और दूसरा, जितने भी ऐसे जो है अलग से पोस्ट क्रिएट करके इनको रेगुलराइज किया जाए और लॉन्ग रन के लिए ये रहबर खेल का पॉलिसी जो है लद्दाख में खत्म किया जाए, स्क्रब किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। महोदय, कश्मीर में एक समय हुआ करता था जब आतंकवादी निकलते थे और वो 10 साल पहले 15 साल पहले हम देखते थे कि इंटरनेट की सुविधा बंद किया जाता था क्योंकि आतंकवादी गतिविधियां होती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज बिहार में मेरे जिला में पिछले 10 दिनों से इंटरनेट की सेवाएं बंद की गई है। और वो इसलिए बंद की गई है कि वहां इस प्रकार का अपराध हुआ है, हत्या हुआ है और निर्मम बच्चों को मार दिया गया है जो एक जाति समाज से थे। वहां आपराधिक वारदात इतना बढ़ गया है कि विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए कि सारण जिला में इंटरनेट को बंद किया गया है और जिस प्रकार से निर्मम हत्या इन बच्चों की गई है एक जाति समुदाय से, ये आपराधिक तत्व आज बिहार में हावी हो गए हैं। और बिहार की जो स्थिति है, एक तरफ जातीय जनगणना करा करके बिहार को जाति में बांटने का प्रयास करता है, दूसरी तरफ जातीय उन्माद पैदा करके इन बच्चों को मौत के घाट। कल भी राहुल नाम का वो बच्चा अस्पताल में मर गया। मैं आपसे मांग करता हूं, सदन से मांग करता हूं सभी सांसद कि बिहार में जिस प्रकार से जातीय जनगणना करा के जातीय उन्माद बिहार की सरकार पैदा कर रही है, गांव-गांव में झगड़ा हो रहा है, मैं आपसे मांग करूंगा कि बिहार की स्थिति को देखते हुए से सेंट्रल टीम बिहार भेजी जाए, क्योंकि सारण में पहले भी इसी जिला में 150 लोग जहरीली शराब पी के मरे थे और आज इंटरनेट बंद करके ऐसे गरीब बच्चों की हत्या की गई है। मैं आपके माध्यम से सेंट्रल टीम जाने की मांग करूंगा। माननीय अध्यक्ष। एस थिरुनुवक्कर रासर जी, wrongly. No problem, sir. Thank you very much for giving me this opportunity to participate in this 0 hour to raise a very important issue. So the Ministry of Rural Development in its latest order dated 23rd December 2022 stated that digital attendance of Manrega through mobile monitoring system NMMS would be mandatory in all the work sites, and it has been made universal from January 1st, 2023. This move has been receiving opposition from several quarters since May 2022, when it was made compulsory for all workers with 20 or more workers. This requires uploading 2 times stamped and geotagged photographs of the workers. The job fell on the supervisors, who are paid only marginally more than the unskilled workers. There are widespread complaints over the lack of technical support, the necessity to own a smartphone, paying for an internet connections, and issues with erratic internet connectivity. It replaced the paper muster rolls, which was in use before NMS was introduced. The second big problem is the 2 times stamped photographs. Often the workers may finish their work, Put your but demand, please. are forced to return to the work site for the second photograph. So Manrega program was launched by the Congress Party during the period of Dr. Manmohan Singh ji. Is shining example of democracy at work focused to empower the poorest of the poor of this nation. And the latest order imposing technological barriers goes against the spirit. Therefore, in order to protect the poor working class, I urge upon the Union government to withdraw this order and bring back the process that had existed earlier until the barriers pointed out are duly addressed.
And I request the central government Okay. to increase the number of Manrega days Shri also Brajendra Singh and ji. increase the salary also to 200. And days also should be. Okay. ब्रजेंद्र सिंह जी। धन्यवाद सर। महोदय, हरियाणा जहां तक सरसों की फसल का सवाल है, उसके उत्पादन में देश में दूसरे नंबर पर है, लेकिन जनवरी के माह में पड़े पाले से सरसों की फसल और सब्जियों को भारी नुकसान हुआ है। तापमान जमाव बिंदु से कम होने के कारण सरसों, जो कि अत्यधिक संवेदनशील फसल है, उसके उत्पादन पर भारी प्रभाव पड़ा है। कृषि एवं विज्ञान कल्याण विभाग के स्थानीय कार्यालय द्वारा नुकसान के आकलन की रिपोर्ट के अनुसार भीषण सर्दी और पाला मतलब जब वो बर्फ की परत सी पड़ जाती है फसल के ऊपर, उसके कारण सरसों की फसल को जो नुकसान हुआ है वो करीब 50% से अधिक है। और खास तौर पे इसका असर जो बरानी इलाका है, गैर सिंचित क्षेत्र जो हैं, उस पर बहुत ज्यादा पड़ा है। मैं हरियाणा सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने काफी एरिया में इसके लिए स्पेशल गिरदावरी अलाउ की है, लेकिन जो मुद्दा मैं आपके माध्यम से यहां उठाना चाहता हूं वो ये है कि जो प्रधानमंत्री फसल योजना है, उसके अंदर पाले से यदि फसल प्रभावित होती है तो वो लोकलाइज्ड कैलामिटी में इंक्लूड नहीं होती। और इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि अत्यधिक सर्दी के कारण जब पाला जमता है, उसकी वजह से यदि फसलों को नुकसान होता है तो उसको भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में के अंतर्गत कवर किया जाना चाहिए, ताकि किसान को इससे लाभ हो सके और उनके नुकसान की भरपाई हो सके। धन्यवाद। मोहंती जी। बहुत धन्यवाद सर। सर, मैं मेरे क्षेत्र के रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा सर। सर, मैंने अनुरोध किया था, ओडिया में अगर इंटरप्रेटर है तो मैं बोलना चाहूंगा सर। है क्या सर? मु अनुभव महांती केन्द्रापड़ा को प्रतिनिधित्व कर लोकसभा रे सर। भारत वर्ष को आजाद हवारे स्वाधीन हवारे 75 वर्ष पूरी गलानी। आजादी का अमृत महोत्सव आम पालुचु सर, किंतु एपर्यंत केन्द्रापड़ा रे गोटे पैसेंजर ट्रेन चली पारानी। बहुत कष्ट 2019 17वीं लोकसभा जितला परे माननीय मुख्यमंत्री एवं सेबेकार जी रेल मंत्री थे माननीय पीयूष गोयल जी, नवीन बाबू और तांको दिजन जा मिसिकी ओडिशावासी केन्द्रापड़ा सर प्रथम थर गोटे फ्रेट कार चलीला, किंतु एपर्यंत पैसेंजर ट्रेन से चली पारला नहीं सर। मु केंद्र सरकार को बहुत थर ए विषय लिखी कही दीर्घ 4 वर्ष भितर 10-15 थर अधिक एटा पार्लियामेंट भी उठेचु सर, किंतु गोटे रॉन्ग कनसेप्शन रही जाछि केंद्र सरकार का पाखरे। केन्द्रापड़ा रोड बोली गोटे रेलवे स्टेशन अच्छी केन्द्रापड़ा पार्लियामेंट्री कन्स्टिट्यूएंसी रे केंद्र सरकार सेटा को कही जोटा मु क्लारिफाई करथिली एही हाउस रे सर। 4 अगस्त 2021 रे स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 221 रे जो थे कि मत केंद्र मंत्री कही आश्वासन देते एश्योरेंस देते कि तार सबू जांच करके से मत तथ्य सब सामने रखिए, बट एपर्यंत 1.5 वर्ष ऊपर हो कौन प्रकार तथ्य कौन प्रकार रिप्लाई मु पाई नहीं। सेटा ऑनलाइन चेक कले ड्रॉप्ड बोली देखौछि। ता सहित सर मु सर कहबा को चाहिबी मयूरभंज को रिप्रेजेंट करछन सर आम भारत वर्षर गर्व जे प्रथम सिटीजन ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रु, किंतु दुखर कथा सर मयूरभंज रे रेलवे प्रोजेक्ट भारतर स्वाधीनता ठू एपर्यंत मात्र 1 किलोमीटर रेलवे लाइन प्रोजेक्ट भी कंस्ट्रक्शन हेनी। गत वर्ष ए वर्ष बजेट रे मात्र 1000 टंका सर ₹1000 has only been allocated for मयूरभंज रेलवे डिस्ट्रिक्ट गत वर्ष ए वर्ष भी। आउ सर गत 12 वर्ष भितर सर खोर्धा बलांगीर रेल प्रकल्प पे कि ₹4692 crores एलोकेशन परे भी मात्र ₹2003 कोटी खर्च हो पारिछि सर। भद्रक रे भी एमिति 2-3 प्रोजेक्ट जनरल मैनेजर रेलवे रो ईस्ट कोस्ट रेलवे रो सी निजे लेखिकी भी देछन, लिखित आम पाखे प्रूफ अच्छी कि भद्रक रु नुआ रेलवे लाइन आरंभ हबो, किंतु से सबु जाक प्रोजेक्ट से 2-3 प्रोजेक्ट ठीक गोटे दिन पूर्व शिफ्ट हो जाउची अन्य जिला को। आउ सर ए जो नॉर्थ ओडिशा को जो इग्नोरेंस नॉर्थ ओडिशा प्रति जो इग्नोरेंस रहउची रेलवे लाइन रो सेथिपई कि आम माननीय मुख्यमंत्री बारंबार केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखिछन्ती कहिछन्ती सर केंद्र सरकार मयूरभंज को रिप्रेजेंट करछन्ती बीजेपी रो प्रतिनिधित्व करथुला वाला रिप्रेजेंटेटिव सर तांको अनुरोध कि निजे रूल करछन्ती जो जगह को जोटी निजे निर्वाचित होइके आछन्ती अंततः सेठी सर केंद्र रे मंत्री अछन्ती सेठी अंततः सर रेल प्रकल्प आरंभ हो लोक सेठिकार सुविधा पांतु रेलर
आउ सर केन्द्रापड़ा मु आपको हाथ जोड़ी विनम्र अनुरोध करुच्ची जो सर आश्योरेंस मते दिया हाउस रे से आश्योरेंस केंद्र मंत्री रेल मंत्री ताकू प्लीज श्री राम शिरोमणि जी आम सर विनम्र अनुरोध करुचु। धन्यवाद सर। जय जगन्नाथ। श्री राम शिरोमणि जी नहीं है। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, आपने हमें बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र के दोनों जनपद श्रावस्ती बलरामपुर जो आकांक्षी जनपद हैं, दोनों जनपद के बेसिक अध्यापक अध्यापिकाएं जो 400-500 किलोमीटर दूर के जनपदों से आकर बच्चों को शिक्षित करने का कार्य करते हैं। बेसिक अध्यापक अध्यापिकाओं के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया, परंतु अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। केवल आकांक्षी जनपद को छोड़कर सारे जनपदों का स्थानांतरण गृह जनपद में होता रहता है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि इन बेसिक अध्यापक अध्यापिकाओं को अपने गृह जनपद में स्थानांतरण कराने का कष्ट करें। धन्यवाद। श्री वी.के. श्रीकंदन जी, श्री राजू विष्ट जी। धन्यवाद सर। म गोर्खाको सम्मान र स्वाभिमानका लागि आज यहाँ उभिएको छु। एकचोटि यस महान देशमा फेरि पनि गोर्खाहरूको अपमान भएको छ र यसपालि यो अपमान टीएमसी का कुनै नेताले होइन तर भारतको सर्वोच्च सुप्रिम कोर्टबाट यो अन्याय गोर्खामाथि भएको छ। 13 जनवरी 2023 जुन रिट पिटिसनको एउटा जजमेन्टमा जुन कोर्टको अब्जर्भेसन थियो यस प्रकारले कि द पर्सन अफ फॉरेन ओरिजिन सेटल इन सिक्किम लाइक द नेपालीज। सर यो सिक्किमको अपमान हो। सिक्किम प्रदेशको मात्रै अपमान नभएर यो भारत देशमा बसोबास गर्ने 1.5 करोड गोर्खा समाजको यो अपमान हो। म बधाई दिन्छु भारत सरकार, सिक्किम सरकार र गृह मन्त्रालयलाई। यो आपत्तिजनक प्याराग्राफ उहाँले रिभ्यू पिटिसन फाइल गराएर त्यहाँबाट हटाइयो। यहाँसम्म पनि कुरा ठिकै छ सर, तर यो पहिलोचोटि भएको होइन, बारम्बार यसरी यो अपमान हुने गर्छ। म सरकारलाई पनि सोध्न चाहन्छु, भारत देशमा बसोबास गर्ने यो 1.5 करोड गोर्खा चाहिँ को हुन्, म को हुँ? हामीहरूले कुनै बोर्डर पार गरेको होइन, बरु बोर्डरले हामीहरूलाई पार गरेको हो। र जसरी आज तमिल बोल्ने चाहिँ श्रीलङ्कन भएनन्, बंगाली बोल्ने चाहिँ बंगलादेशी भएनन्, भारतको संविधानले मान्यता दिएको नेपाली बोल्ने चाहिँ नेपालका कसरी भए त्यो पनि म सोध्न चाहन्छु। र सर अन्तमा म एउटै कुरो भन्न चाहन्छु, जुन यो गोर्खा समाजमाथि बारम्बार यो जुन कलंक लाग्ने गर्छ, यो कलंकलाई जडैसँग मिटाउनका लागि गोर्खा जातिमा 11 जनजाति अहिले पनि एसटी स्टेटसबाट छुटेका छन्। म पुनः उहाँहरूलाई एसटी स्टेटसमा बहाल गर्न अनुरोध गर्दछु र यो काम चाँडोस् भन्ने पनि म निवेदन गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद। श्री बेन्नी बेहनन जी, श्री रामकृपाल यादव जी। सर, माननीय सभापति महोदय, मैं आज एक अत्यंत ही लोक महत्व पर सदन का और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। देश में लाखों ऐसे लोग हैं जो गरीब मजदूर रोजी रोटी कमा करके 2 पैसा जमा करने वाले लोग आज ठगे जा रहे हैं बड़े पैमाने पर। सहारा इंडिया में लाखों लोगों ने पैसा जमा किया, हमारे बिहार सहित पूरे देश के अन्य भागों में। और मैं समझता हूं कि आज मामला सुप्रीम कोर्ट में, सेबी में लगातार लोगों के प्रयास के बाद भी उससे उबर नहीं पा रहा है, गोल गोल घुमा रहा है, कभी सेबी सुप्रीम कोर्ट सेबी, जिसके वजह से पिछले 10 वर्षों से इसका कोई समाधान नहीं निकला है। और चिंता की बात यह है कि तमाम गरीब लोग, मेहनतकश लोग पसीने की कमाई को गांव-गांव से मजदूरी करके, मेहनत करके सहारा इंडिया में जमा करने का काम किया, मगर अभी तक सहारा इंडिया से पैसा नहीं लौटाया जा रहा है, जिसके वजह से लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
मेरे संसदीय क्षेत्र में कोई ऐसा दिन नहीं है जब सहारा इंडिया में जो लोग पैसा जमा किए हैं वो लोग आकर के गुहार नहीं लगाते हैं कि डीएम साहब को कह दीजिए मेरा पैसा निकल जाए। मगर पूरे देश में मैं कह रहा हूं, सिर्फ बिहार में नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और निश्चित तौर पर पैसे के अभाव में जो गरीब आदमी हैं उनके पास बेटी की शादी करने के लिए, बच्चों की दवा के लिए, वृद्धों की दवा के लिए, घर बनाने के लिए जो सपना संजो करके रखा था नहीं मिल रहा है और आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से ये आग्रह करूंगा उन गरीबों के लिए जो अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहे हैं, वो गरीब जो मकान नहीं बना पा रहे हैं और पाई पैसा जमा करके सहारा इंडिया में जमा करने का काम किया, मगर अपने पैसों के लिए जो जमा किया हुआ था, जो आशा थी, उसके लिए तरस रहे हैं, डर की ठोकरें खा रहे हैं। जमीन पर स्थिति बहुत गंभीर है, लोगों में आक्रोश है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं सदन के माध्यम से कि सहारा में फंसे हुए जो गरीब लोग हैं उनके पैसा लौटाने की अग्रसर कार्रवाई की जाए, और नहीं तो जो सेबी ने जो पैसा जब्त किया है उसको जब्त किए हुए पैसे को गरीबों के बीच बांट करके उनको सहारा देने का काम किया जाए। सर, ये बहुत ही अत्यंत गंभीर मामला है जिसको आपके सामने आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाने का काम कर रहा है। थैंक यू। बहुत धन्यवाद सर। Thank you, Chairman, sir. It is shocking to let this House know that almost every day Kerala is waking up a new and painful incident of human-animal conflict, mostly involving elephants, tigers, leopards, wild boars, where our common men and poor farmers are trampled or mangled to death by elephants and tigers. These unfortunate incidents destroy entire families, and the gruesome deaths suffered by these poor people are resulted by continued neglect and apathy and failure of the Kerala state government in resolving the issue by resorting to scientific solution to decrease the human-animal conflict. Sir, in Kerala, Palakkad, Wayanad, Idukki, Pathanamthitta district are facing severe animal conflicts issues. Sir, it is shocking to note that State Chief Wildlife Warden himself has said that while trucksters killed 105 persons in Kerala between 2018 and 2022, and about 637 persons being killed in the wildlife attack in the state in the last 5 years, and the state government has no compensation or consideration towards addressing the concern, delivering remedial measures, or in declaring compensation. In this situation, I would urge the Government of India to immediately constitute a relief package for the victims who lost their lives and livelihoods, and further engage to expert team to study about steps to be taken to mitigate the issue by suggesting practical and effective measures to the earliest. I would further suggest that the master plan is prepared by the government to effectively address this serious matter, and additional central government funding to provide the victims of human-animal conflicts. Sir, once again, I would like to request through you, sir, Ministry of Environment and Forest, will be taken serious steps to these animal conflicts. श्री धर्मवीर सिंह Thank you, जी, sir. श्री रवि किशन जी, श्री भागीरथ चौधरी जी, श्री पर्वत भाई सभा भाई पटेल जी, पहले लिस्ट एग्जॉस्ट होने दीजिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना आरसीएस के अंतर्गत पूरे देश का आम नागरिक योजना के माध्यम से देश के कई हवाई अड्डों को विकसित करने की योजना बनाई है। 2 मिनट में कर दीजिए। इस योजना के तहत देश के आम व्यक्ति को हवाई सेवा का लाभ मिल रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा के डिशा एयरपोर्ट के संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कहना है कि यह एयरपोर्ट अभी बंद हालत में है। यह जिला राजस्थान के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है और यह हवाई सेवा को
तुरंत चालू किए जाने की अत्यंत आवश्यकता है। आपको जानकारी देते हुए कहना है कि उत्तरी गुजरात के पाटन, अरावली, साबरकांठा, महसाणा और दक्षिणी राजस्थान के सिरोही, झारो और बाड़मेर एवं पाली जिले में विमान की सेवा उपलब्ध नहीं है। मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा जिले में 51 शक्तिपीठ में से प्रमुख अंबाजी माता का भी मंदिर है, जहां लाखों की संख्या में दर्शनार्थी माता जी के मंदिर में दर्शन करने आते हैं। उन्हें विमान सेवा उपलब्ध करवाने के हेतु भी इस एयरपोर्ट को चालू किए जाने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ यहाँ के हीरा उद्योग के व्यापारी, कपड़ा उद्योग तथा मेटल उद्योग से जुड़े हुए व्यापारी भी बहुतायत में रहते हैं और इनका व्यापार पूरे भारत में फैला हुआ है। इन सभी को हवाई सेवा का लाभ अवश्य मिलना चाहिए। आजादी के बाद यहाँ अंबिका एयरलाइंस की सेवा चालू थी, जो मुंबई, डीसा एवं जोधपुर तक की हवाई सेवा देती थी, परंतु बाद में ये सेवा बंद कर दी गई है। जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर नजदीक है, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से भी इसका चालू किया जाना अत्यंत आवश्यक है। ज्ञात हो कि इस एयरपोर्ट का रनवे तैयार है, इसकी बाउंड्री वॉल भी है और पुरानी बिल्डिंग भी उपलब्ध है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि डीसा एयरपोर्ट को शीघ्र चालू करके उत्तरी गुजरात और दक्षिणी राजस्थान के लोगों को इसका लाभ दिया जाए। धन्यवाद। श्री नरेंद्र कुमार जी, श्री कुलदीप राय शर्मा जी। धन्यवाद स्पीकर महोदय। सर, मेरे क्षेत्र अंडमान निकोबार में सर एक ही म्युनिसिपल काउंसिल है, पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल, और इस म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर में करीब 902 डेली रेटेड मजदूर और कैजुअल वर्कर्स काम करते हैं सर। ये पिछले करीब 15 साल से 10 साल 15 साल से वहाँ काम करते हैं और इनका जो माली हालात है, बहुत फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है सर। तो मैं आपके द्वारा सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये 902 जो हमारे डीआरएम साथी हैं, कैजुअल साथी हैं, वन टाइम एक पॉलिसी बनाया जाए और ये सबको एक साथ रेगुलराइज किया जाए, क्योंकि अब उनका एज खत्म हो गया सर। एज खत्म होने के साथ साथ अब उनके जो फिजिकल कंडीशंस है वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि समाज का पूरा जो कूड़ा है, कचरा ये उठाते हैं और एज भी चले गया, फिजिकली भी वो फिट नहीं है, तो उनके पास में और कोई दूसरा स्कोप नहीं है कि कहीं पे जाके वो नौकरी कर सके। और एक छोटा सा विषय और बोलना चाहूंगा सर, जस्ट अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के पास में 10,000 गवर्नमेंट पोस्ट वैकेंट है सर, और अब वो ग्रेजुअली उसको फिलअप करना स्टार्ट किए हैं। मगर मेरा आपके द्वारा सरकार से रिक्वेस्ट है, मैंने पहले भी सदन में इस बात को उठाया है कि 10,000 जो पोस्ट है इसको अंडमान निकोबार के जो नौजवान बच्चे हैं उनके द्वारा भरा जाए, क्योंकि आज देखने को यह मिला है कि अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ऑनलाइन के द्वारा ये प्रोसेस होता है और मुख्य भूमि से मैक्सिमम बच्चे वहाँ पे अप्लाई करते हैं, वो ज़्यादा क्वालिफाइड है, पढ़े लिखे हैं कंपेयर टू अंडमान के बच्चों के, तो वो जॉब उनको मिल जाता है, जिसको लेके अंडमान की यूथ के अंदर बहुत बड़ा एक अनरेस्ट है सर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आपके द्वारा सरकार से भर्तृहरि मेहता जी, ये जो 10,000 जो पोस्ट है सर वो अंडमान निकोबार के बच्चों के द्वारा ये फिलअप किया जाए। थैंक यू सो मच। Thank you, Chairman, sir. I'm raising a matter relating to River Mahanadi, which I have been raising number of times during the 16th Lok Sabha and also in the 17th Lok Sabha. I have raised this issue. The issue is Chhattisgarh unilaterally planned illegal abstraction of 24.50 million acre feet of Mahanadi river water. This is disclosed in their letter dated 27th August 2016. As per 1947 report of Central Waterways Irrigation and Navigation Commission on the Mahanadi Valley Development Hirakud Dam project, the minimum flow of 20.61 MAF of water was apportioned and Odisha was permitted to use 12.98 MAF of water and the rest for the upstream states. After much persuasion, the union government did not act. Ultimately, Odisha government went to the apex court and it referred the matter to the union government to form a tribunal. The tribunal, after formation, has already had 33 sittings during last 3 years or more. And one does not know how many more sittings are supposed to be held. The tribunal was supposed to give, as per the law of the land of today, was supposed to give its report within a specified period of time. They have not done it yet. I would urge upon the government
to find out whether state of Chhattisgarh during its project planning has considered the MOEF guidelines for minimum environment flow? How many water arresting structures been constructed by Chhattisgarh across Mahanadi? Whether dams inside Mahanadi basin of Chhattisgarh are being operated by any standard operating procedure? Whether Chhattisgarh has kept any provision in their reservoirs to absorb flood water temporarily for the safety of Hirakud Dam of Odisha? The answer is big no. Should not the center intervene? And here I would like to draw the attention of this House and also of the government through you, sir. Today, भयंकर स्थिति हीराकुद डैम में है, रिजर्वर में है. It is the reservoir water level is coming down every day by 5 feet. Intake of water is hardly 10,000 cubic. अभी 622 फीट 6 to 1.97 फीट है रिजर्वर का. और ये अगर ये हालत ऐसा रहा क्या करना है तो बुरी हालत हो जाएगी. और जो उड़ीसा के जितने सारे पावर जनरेशन, कैनाल इरिगेशन, ये और जो एक्वाफायर जो महानदी सिस्टम में है, ये पूरा बंद हो जाएगा. तो जो सिस्टम है और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के हिसाब से छत्तीसगढ़ तो पानी भेजे. अभी बिल्कुल पानी नहीं आ रहा वहां से. ठीक है, वो पूरा बंद कर. और ये महीना फरवरी का, आगे समर है. ये फागुन का महीना आने की और 5 दिन बाकी है. और ये है आज का स्थिति महानदी रिवर सिस्टम में. ठीक है, ये कंसर्न इज ए वेरी बिग कंसर्न ऑफ आवर स्टेट एंड ऑल्सो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल ऑफ आवर. श्री रामचरण बोरा जी. धन्यवाद सभापति महोदय. सभापति महोदय, जयपुर सहित राजस्थान के युवाओं में तीव्र गति से नशे की प्रवृत्ति पर स्थायी रोकथाम के लिए सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा. महोदय, आज तेज गति से स्कूलों में भी नशे की दुष्प्रवृत्ति फैल रही है. सामान्य परिवारों से आने वाले छात्र कोचिंग और अध्ययन के लिए युवा को विभिन्न गिरोह जानबूझकर बहला फुसलाकर नशे के दलदल में धकेल रहे हैं. हाल ही में समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिलती है नशे का कारोबार गहरी जड़ें स्थापित कर चुका है. महोदय, हालांकि राजस्थान सरकार ने इसके लिए एंटी ड्रग्स इन्फोर्समेंट एजेंसी बनाई है, लेकिन संभवतः या तो उसका स्वरूप कमजोर है या कार्रवाई की तत्परता में कमी है. महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि आतंकवाद की तरह भारत को ये नशे की प्रवृत्ति में भी खोखला कर रही है. स्वामी विवेकानंद के भारत में हमें इस दुष्प्रवृत्ति को पूर्ण रूप से नष्ट करने की आवश्यकता है, कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है तथा युवाओं के भविष्य को ठीक रखने के लिए मैं केंद्र सरकार से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि नार्कोटिक्स ब्यूरो के अधीन एक विशेष सुदृढ़ यूनिट राजस्थान में नियुक्त की जाए ताकि इस बढ़ते हुए नशे के कारोबार पर अंकुश लगाया जा सके. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. श्री मुकेश राजपूत जी. धन्यवाद सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया. महोदय, मैं आपके माध्यम से देश के माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि ट्रेन संख्या 19,715/19,716 जयपुर गोमती नगर एक्सप्रेस ट्रेन का विस्तार सीकर अथवा झुंझुनू रेलवे स्टेशन तक करने का मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं, क्योंकि महोदय इस ट्रेन के माध्यम से फर्रुखाबाद लोकसभा सहित कम से कम 6 और लोकसभा के लोग यात्रा करते हैं. यहां से लोग खाटू श्याम, श्री खाटू श्याम एवं रानी सती के दर्शन के लिए जाते हैं, जिन्हें जयपुर उतरना पड़ता है. और जो जयपुर से श्री खाटू श्याम और रानी सती मंदिर जाने के लिए वो विभिन्न साधनों से जाते हैं, जिसे समय भी काफी लगता है और यात्रियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है. और ये ट्रेन जयपुर में लगभग 14 घंटा खड़ी रहती है. इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से पुनः रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं
कि क्षेत्र की जनता की मांग के आधार पर और लोगों की यात्रा को सुविधाजनक बनाया जाए। इसलिए ट्रेन संख्या 19,715 एवं 19,716 जयपुर गोमती नगर एक्सप्रेस ट्रेन को सीकर तथा झुंझुनू तक बढ़ा दिया जाए। महोदय, मेरा एक और मांग है इसी के साथ साथ कि खाटू श्याम मेला देखने के लिए हमारे यहाँ से काफी मात्रा में अभी जो आपका फागुन माह है, इसमें लगभग 1-1.5 महीना लोग बड़ी मात्रा में लोग यात्री यहाँ से यात्रा के लिए जाते हैं, दर्शन करने, श्री खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाते हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि एक स्पेशल मेला ट्रेन चला दी जाए जो कानपुर से होते हुए कानपुर देहात, कन्नौज, फर्रुखाबाद और कासगंज, मथुरा होते हुए श्री झुंझुनू तक या खाटू श्याम तक चला दी जाए, जिससे कि हमारे यहाँ के तीर्थयात्रियों को सुविधा हो सकेगी। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया और इस को उठाने का अवसर दिया। थैंक यू। ऑनरेबल डॉक्टर संजीव कुमार सिंघारी जी, नॉट प्रेजेंट। I call upon members 1 minute maximum. श्री अशोक नेते जी। धन्यवाद। यस। धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान महाराष्ट्र में मेरा संसदीय क्षेत्र गढ़चिरोली चिमूर, जो कि शायद देश का सबसे बड़ा आदिवासी बहुल घना, अविकसित और नक्सल प्रभावित और आकांक्षित है। अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में बड़े प्रमाण पे यानी 78% फॉरेस्ट है, जिसमें बड़े प्रमाण पे मिनरल्स है, जैसा कि ग्रेनाइट, डोलोमाइट, हीरा, पन्ना, मैग्नीज, कोयला, सोना बड़े प्रमाण पे है, जिसके ऊपर कई उद्योग खड़े हो सकते हैं, कारखाने हो सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज तक हुए नहीं, इसका कारण ट्रांसपोर्टेशन की कम। लेकिन अध्यक्ष महोदय, देश के लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय नितिन जी गडकरी जी ने मेरे संसदीय क्षेत्र में करीब करीब 8-9 नेशनल हाईवे मंजूर किए, जो तेजी से चालू है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात, मोदी जी के नेतृत्व में अपने रेलवे मिनिस्टर ने 3 रेल लाइन मंजूर की चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, 2-2.5 साल में ये यदि पूरा हो गया तो वहां पे बड़े बड़े कारखाने आएंगे, उद्योग धंधे आएंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरी इस बहाने डिमांड है कि उत्तरांचल और जम्मू कश्मीर में टैक्स हॉलिडे पैकेज घोषित किया। अध्यक्ष महोदय, केंद्र का कोई टैक्स और स्टेट का कोई टैक्स नहीं लगता। यदि मेरे संसदीय क्षेत्र में टैक्स हॉलिडे पैकेज यदि घोषित किया तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई कर नहीं लगेगा, और वहां के जो बड़े प्रमाण में बेरोजगारी हो गए, लाखों बेरोजगार है, जो भटक रहे, जो गलत रास्ते पे जा रहे, ऐसे बेरोजगार युवकों को काम मिलेगा। यदि टैक्स हॉलिडे पैकेज घोषित किया तो इजीली वहां कारखाने आएंगे और उद्योग आएंगे। मेरी डिमांड है केंद्र सरकार से कि वहां टैक्स हॉलिडे पैकेज घोषित करे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री राजीव रंजन सिंह जी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से खाद के आवंटन में जो भारत सरकार की जो नीति है, गलत नीति है, उसकी ओर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। खाद की आपूर्ति इस साल बिहार के मामले में मैं संदर्भ में कह रहा हूं कि इस बार रबी के मौसम में भारत सरकार ने जो आकलन किया और उस आकलन के मुताबिक 12.70 लाख मेट्रिक टन यूरिया का आकलन भारत सरकार ने किया। अब जब रबी के मौसम में अक्टूबर से लेकर फरवरी तक ज्यादा खाद की जरूरत होती है, क्योंकि वो टॉप ड्रेसिंग का समय होता है, और उस समय भारत सरकार ने जो आवंटन था उसका 86% ही आपूर्ति किया। तो अब ये 14% अगर शॉर्ट आपूर्ति हुआ, उसके कारण बिहार में अफरा तफरी मच गई खाद के संकट के कारण, तो इससे फसल प्रभावित होता है। तो इसलिए हम आपके माध्यम से आग्रह करेंगे भारत सरकार से कि जो खाद का आवंटन, जो आकलन आप करते हैं, उसके अनुरूप रबी का मौसम हो या खरीफ का मौसम हो, समय के अनुसार आप खाद का आवंटन कीजिए,
ताकि किसानों को सही समय पर खाद मिल सके और फसल प्रभावित नहीं हो, क्योंकि बिहार की अर्थव्यवस्था पूर्णतः कृषि पर आधारित है। और अगर आप खाद की कमी करेंगे, राज्य सरकार कुछ कर नहीं सकती है, खाद पूरा आपके हाथ में। तो इसलिए आप से हम आग्रह, आपके माध्यम से हम भारत सरकार से आग्रह करेंगे कि खाद आवंटन की नीति में बराबर समय के अनुरूप खाद की आपूर्ति करें। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्रीमती सुप्रिया सुले जी। थैंक यू सर वेरी मच। सर, ये मैं सिर्फ रेलवे और सिविल एविएशन मंत्रालय से बड़ी विनम्रता से विनती करती हूँ कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी एक वंदे भारत ट्रेन फ्लैग ऑफ कर रहे हैं मुंबई, दौंड और सोलापुर, और आज दौंड में वो रुकने वाली है, लेकिन कल से परमानेंटली नहीं रुकने वाली। तो मेरी रेलवे मंत्रालय से विनती है कि ये वंदे भारत ट्रेन जो मुंबई से सोलापुर जाएगी वो दौंड में रोज उतरे। वो बड़ा जंक्शन की जगह है, और जेजूरी, नीरा, भिगवण, दौंड और बारामती में सब जगह स्टेशंस है। वहां की एक्सप्रेस ट्रेन के जो स्टॉपेजेस है वो बंद कर हुए हैं, और वहां का पूरा जो बिजनेस का माहौल था वो बहुत कम होता जा रहा है। तो मेरी विनती है कि ये जो रेल मंत्रालय स्टॉपेजेस ये सारे स्टेशंस पे बढ़ाए जाए। और महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा इशू पेंडिंग है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी का, कि पुरंदर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये जो रेलवे और सिविल एविएशन के दोनों के जो रेलवे के स्टॉपेजेस भी बढ़ाए जाए और पुरंदर का एयरपोर्ट है उसका निर्णय जल्द से जल्द लिया जाए। थैंक यू सर। ऑनरेबल मेंबर श्री रमेश बिदूरी जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं आपका ध्यान कुछ ऐसे काले कानूनों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जो अंग्रेजों के जमाने के देश में चल रहे हैं। यूं तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1500 कानूनों को बदला है, लेकिन इन काले कानूनों से गरीब व्यक्ति अफसरशाही से प्रताड़ित होते रहते हैं। यूं तो इन प्रताड़ना के कारण हैं दो, एक तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पर्यावरण फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और एक आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सर ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1921 का कानून है, और दिल्ली के अंदर पर्यावरण का जो कानून 1996 में लाया गया है, 1996 के उसी पुरानी तर्ज पर देखते हुए जो लोग 1996 से पहले वहां बसे हुए जमीनों में जब उनका सर्वे कराया गया, उन नंबरों को फॉरेस्ट में डाला गया, तो मौके पे जाकर चेक नहीं किया गया। वहां बिल्डिंगें खड़ी थी, कंक्रीट के महल थे, 40 साल 30 साल पहले वो मकान थे, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का भय उन लोगों पर रहता है और वो भ्रष्टाचार के और प्रताड़ना के भागी बनते हैं। सर 1996 से पहले 20 से 52 वर्षों पहले पुराने लोगों को उजाड़ने का भय बना रहता है। माननीय न्यायालयों का हवाला दिया जाता है, या कुछ लोग PIL लगाकर उनको ब्लैकमेल करते हैं, उन लोगों को कोर्टों में जाकर, और अफसरों की ब्लैकमेलिंग और उन PIL लगाने वालों के ब्लैकमेलिंग से लोग प्रताड़ित हैं। इस कानून जो पुरातत्व विभाग के अधिकारी उनके रखरखाव की जिम्मेदारी से हट जाते हैं कि हम तो आर्कोलॉजिकल मोन्यूमेंट के मालिक है, जमीनों के मालिक नहीं है, लेकिन कानून में वो मोन्यूमेंट की लैंड डाल रखी है, राज्य सरकार पल्ला झाड़ लेती है। सर इस जो लोग पुराने बसे हुए हैं, पार्लियामेंट में कानून बना 2014 से पहले किसी गरीब व्यक्ति को छेड़ा नहीं जाएगा, तो या तो 1996 के पहले बसे हो सरकार हटाए, या आर्कोलॉजिकल में देश की आजादी के बाद बसे हो सरकार हटाए, लेकिन 2014 से पहले उस दायरे में आते हैं तो सुप्रीम इस पार्लियामेंट का वो कानून आर्कोलॉजिकल पर पर्यावरण पर लागू नहीं होता है। तो इस प्रकार से वो बेचारे एक बाथरूम बनाए, कमरा बनाए, इन डिपार्टमेंट के अधिकारियों से प्रताड़ित किए जाते हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि राज्य सरकारों को केंद्र की तरफ से निर्देश जाए, डिमार्केशन कराना राज्य सरकार का काम है। सर आज कम से कम 20,000 लोग मेहरौली के अंदर रहते हैं, वहां कोई, सर एक सेकंड में खत्म कर दूंगा, मेहरौली में जो DDA को लेकर डिमार्केशन करनी DM ने, दिल्ली सरकार ने उनकी डिमार्केशन प्रॉपर करवाने का, दिल्ली में से जो लाखों लोग हैं वो बसे में लाल कुआं में, सर नारदा बस्ती में, मेहरौली में, गढ़ी में, छतरपुर में, असोला, भाटी, नेपसराय, ऐसे सैकड़ों बस्तियां हैं जहां कानून का भय दिखाकर उनकी गर्दन पर तलवार लटकी रहती है, उन्हें प्रताड़ित बार बार होते हैं। सर प्लीज खत्म कर रहा हूं। ऐसे लोगों को वो अच्छे वातावरण में जिए, आपके माध्यम से वन और पर्यावरण मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय इस पे ध्यान दे, और राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी को कहे हम पे ना डाले, उसको डिमार्केशन करा के लौट दे और इन कानूनों में केंद्र सरकार बदलाव करे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऑनरेबल हनुमान मेरीवाल जी। हनुमान मेरीवाल जी। सभापति महोदय, आपके माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी का ध्यान MBBS वर्ष 19-20 बैच के छात्र छात्राओं की मांग की तरफ ध्यान आकर्षित बताना चाहता हूं। NMC ने MBBS पास करने के लिए 4 अवसर और 4 साल में पास करने का नियम लागू किया, जबकि उक्त प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए 4 अवसर एक ही वर्ष में करवा दिए। CBME और न्यू स्कीम रूल NMC द्वारा लागू किए गए, जिसमें एग्जाम पैटर्न को बदल दिया गया। सर मुझे चूंकि मेरे राजस्थान से देश के लगभग 2000 छात्रों के भविष्य का सवाल है, और ऐसे छात्रों के 4 अटेम्प्ट जो प्रथम वर्ष पास करने के लिए मिलते हैं वो पूरे हो गए। चूंकि कोरोना काल था
पूरा देश विकट हालात से गुजरता और निश्चित तौर पर इन छात्रों के परिवार में कोई न कोई कोरोना से प्रभावित हुआ था। चूंकि कोरोना के कारण BAMS, BHMS आदि कोर्स में अध्ययन छात्रों के कोरोना के कारण अतिरिक्त अवसर दिया, लेकिन MBBS के छात्रों हेतु अतिरिक्त मर्सी अटेम्प्ट नहीं दिया जा रहा है, जो न्याय संगत नहीं है। सर्वप्रथम इस मांग को लेकर छात्र छात्राएं लगातार NMC के संपर्क में, आपके और आपके कार्यालय के संज्ञान में भी ये मामला पहले से लाया जा चुका है। इसलिए मेरा स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन है कि 19-20 बैच के प्रथम वर्ष के MBBS छात्र जिनके बैंक सप्लीमेंट्री या किसी कारणवश वो फेल हो गए, तो कोरोना काल को मद्देनजर रखते हुए आप NMC को निर्देशित करके ऐसे छात्रों हेतु एक अतिरिक्त मर्सी अटेम्प्ट दिया जाए, ताकि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। क्योंकि ऐसे सभी छात्र अवसाद में और कोरोना के कारण एक वर्ष में एक मिनट समाप्त तो करना साहब, एक वर्ष में 4 अवसर मिल जाने के कारण इन्हें उचित समय भी नहीं मिला, इसलिए एक आप समाप्त तो करना चाहिए। छात्राओं की भावनाओं को समझो, तत्काल निर्णय लें, एक बार समाप्त तो करना साहब। साथ ही आप देश की सभी मेडिकल कॉलेजों में निर्देश भी जारी करें कि ऐसे छात्रों को वो कॉलेज से बाहर नहीं निकाले। बहुत इंपॉर्टेंट विषय साहब देश का, जो मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे। ऑनरेबल मेंबर श्री निहाल चंद जी। धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के राजस्थान समेत 14 जिलों में खड़ी रबी की फसल की तरफ दिलाना चाहूंगा। सभापति महोदय, एक तो राजस्थान को पंजाब पूरा पानी नहीं दे रहा है, और अगर पंजाब पूरा जब पानी मिलता है तो केमिकल युक्त गंदा पानी राजस्थान को मिलता है। पिछले महीने जनवरी के शुरुआत और मध्य के उत्तर भारत में राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में कड़ाके की ठंड के साथ ओलावृष्टि हुई और बरसात भी हुई, जिसकी सीधी मार गेहूं, जौ, चना, सरसों की फसलों और सब्जियों पर पड़ रही है। इस कारण यहाँ के किसानों को आर्थिक मानसिकता के तौर पर परेशानी उठानी पड़ रही है। सभापति जी, श्री गंगानगर में लगभग 3,27,000 हेक्टर और हनुमानगढ़ जिले में 2,37,000 हेक्टर जो सरसों की बिजाई हुई है, इसमें से 50% सीधा फसल को नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही सब्जियों और आलू की फसल को भारी पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। मैं आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि केंद्र सरकार राजस्थान को आरक्षण दे कि मेरे संसदीय क्षेत्र में किसानों को अचानक हुई इस वर्ष और ओलावृष्टि होने की वजह से नुकसान की भरपाई हेतु जल्द से जल्द राज्य सरकार को पूरी जमीन, जितनी भी जमीन खराबे हुई है, उसका सर्वे कराकर उसका मुआवजा किसान को दिया जाए। ये आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल कृष्ण पाल यादव जी। ऑनरेबल मेंबर कृष्ण पाल यादव जी। श्री के जय कुमार जी। ऑनरेबल मेंबर श्री के जय कुमार। Honorable sir, thank you very much for the opportunity. I raised to register a point regarding the most important need of elevated corridor road between Chennai to Tada. This road is on the Calcutta road. The harbour is there in the Chennai, and another industrial estate there in Andhra Pradesh. Heavy traffic. In the morning hours, people are taking a lot of time, 1.5 hours, 2 hours, 3 hours, traffic jam takes place. I have been stressing this point for the 3rd time in this house to put up that corridor, elevated corridor, and irresponsible answers I am getting that it may be taken up, may not be taken up, and it's a very important road. Through you, I stress upon the point that this government should take up this elevated corridor road between Madhavaram and Tada in Chennai. Thank you. Krishnapal Yadav ji. शैली जी, डैनी शैली जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय उठाने का मौका दिया। सर, आज ही ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पर यहाँ रिप्लाई दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ सभापति महोदय कि इस देश का अक़लियत माइनॉरिटीज जो है वो उसका भी इस देश पे उतना ही अधिकार है जितना मेजॉरिटी का है। लेकिन जो बजट आया जिसमें पहली बार यह हुआ कि जो माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट का एलोकेशन था वो पूरी की पूरी तरीके से इतना घटा दिया गया है कि वो अब है ही नहीं, नाम का है, नाम मुंह में जीरा का टाइप का है। लेकिन उसके बावजूद भी ये सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है, लेकिन और सबका प्रयास की भी बात करती है। अगर एक मां के 4 बच्चे हैं, अगर एक बच्चा कमजोर रह जाएगा
तो मां की तो और ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि उस बच्चे को ज्यादा लाड प्यार दे करके उसकी ज्यादा मदद करे, उसको ज्यादा पालन पोषण के लिए उसको हेल्प करे। मेरी आपके माध्यम से सरकार से यही मांग है कि जो बजट में माइनॉरिटीज का डिपार्टमेंट का जो एलोकेशन कम किया है उसको बहाल किया जाए, और जो पूरे देश में जिस तरीके से मदरसों के आप जो है आप सर्वे तो कर रहे हैं लेकिन मदरसा मॉडर्नाइजेशन के लिए आप एलोकेशन नहीं कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से यही मांग करना चाहता हूं कि जो माइनॉरिटीज के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जो मदद दी जानी चाहिए थी वो बहाल की जाए, और जो जिस तरीके से ये लगातार एलोकेशन कम हो रहा है। सर, मेरे उत्तर प्रदेश के अंदर 25,000 टीचर्स जो हैं, मदरसा मॉडर्नाइजेशन के 25,000 टीचर्स भुखमरी का शिकार हैं। एक तरफ आप कहते हैं एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में कंप्यूटर, लेकिन मदरसा मॉडर्नाइजेशन टीचर्स का जो वेतन है, जो केंद्रीय अंश है, वो भी सरकार नहीं दे रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये पुनः आग्रह करता हूं, मांग करता हूं कि माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट का एलोकेशन जो है वो बहाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। Already budget debate you brought into Honorable Finance Minister. Again, you are okay. Thank you. Honorable Member Srimati B.B. Satyavati ji. Thank you, Chairperson, sir. As technologies emerge that revolutionize cancer care, India still faces the problem of making it inexpensive and accessible to its huge population. Cancer cases and deaths have steadily increased in India, with an ICMR study stating that 1 in 9 Indians will develop cancer during their lifetime. The infrastructure for cancer care is inadequate, evident in how we only have 700 radiotherapy machines for our 1.4 billion population, as opposed to 1,300 machines required according to WHO standards, along with a lack of sufficient cancer care facilities. And Chairperson, sir, a further problem is the concentration of treatment facilities in major cities. Access to cancer care goes down as soon as you go out of Tier 1 cities. In Tier 2 and 3 cities and villages, even basic services and technology like radiology equipments are difficult to locate. It results in tertiary cancer care centers in cities being overwhelmed with over 45,000 new patients being registered in these centers every year, out of which nearly 60% they come from various parts of India after traveling far distances for their treatments. Therefore, Chairperson, sir, I request the government to extend affordable cancer care outside of the big cities, especially district hospitals, to ensure accessible screening, detection and treatment facilities for everyone. Thank you very much. Honorable Member D.M. Kadiranand ji. Thank you, Speaker, sir. Sir, the public sector undertaking, companies like ONGC, IOC, NLCIL and many others consider GATE scores for the recruitment of their graduate trainee engineers post. Candidates who want to appear in the PSU interview have to qualify the GATE 2023 cutoff for PSU. This will be a big burden on the students from the rural areas and studied under the various state boards. Honorable Chief Minister of Tamil Nadu has also written in this regard to the Government of India. Sir, this is a deviation from the past practice, and the earlier priority was accorded while recruiting various positions, including the graduate training engineers, where they used to give the lands to building up of these factories and mining areas. At present, the PSUs have considerable requirement of land for these operations. While acquiring land, there arises a very justifiable demand among the local people that the job opportunities should be provided to those families whose lands were acquired by PSUs. We consider that the local communities, especially those who have given up their lands and house sites for the development of the PSUs, should be accorded priority in the process of recruitment to various positions for the public sector unit. Further, the present sudden shift in the recruitment process to consider GATE marks for appointment would deprive the candidates of the poor and rural backgrounds who are not in a position to attend the GATE. Therefore, I urge the Union Government to refrain from the decision to adopt GATE scores for recruitment into the GET and PSUs, including
NLCIL, NPCIL, ONGC, IOC, BHEL, and to accord priority to those candidates whose families have given their lands for the development of the PSUs. Thank you. Thank you. Honorable Member Sanjay Seth ji. Sanjay Seth. सभापति महोदय, भारत में ऐसे बहुत कम स्थान है जिनका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थान है, और वैसा स्थान झारखंड की राजधानी रांची, उसके मध्य में एक पहाड़ी मंदिर है जहां भगवान शिव वास करते हैं। और वह पहाड़ी मंदिर, उसका ऐतिहासिक महत्व इसलिए भी है कि वहां आदिवासी समाज पूजा भी करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में वहां फांसी भी दी गई, इसीलिए उसे फांसी टंगरा भी कहते हैं, फांसी टुंगरी। वर्तमान में उसकी स्थिति खराब है। नीतीश प्रियदर्शनी जो पर्यावरणविद हैं, उनका कहना है कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिन बहुत कठिन होंगे, और वो घनी बस्ती के बीच में है। मेरा यह भारत सरकार से मांग है कि उसकी चट्टान से उसको बांधा जाए, घेराबंदी की जाए और उसके लोहे के जाल से बांधा जाए। और मेरा यह मानना है और भारत सरकार से मांग है कि इसके राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर उसको संरक्षित किया जाए, ताकि वो अभिभावक के रूप में झारखंड की जनता, रांची की जनता उसको मानती है, और उसकी जर्जर स्थिति को देखते हुए आने वाले दिनों में कोई कठिनाई नहीं हो, तुरंत इस पर अविलंब कदम उठाने चाहिए। वहां के अखबार लगातार सरकार को सचेत कर रहे हैं, लेकिन राज्य की सरकार सुन नहीं रही है। इसीलिए सदन से मेरा आग्रह है, भारत सरकार से आग्रह है कि इस पर तुरंत आवश्यक कदम उठाएं। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर सेठ ST हसन जी। बहुत शुक्रिया सर। मैं अपने क्षेत्र की बहुत अहम समस्या आपके सामने रखना चाहता हूं। मुरादाबाद शहर 2 हिस्सों में लाइन से बटा हुआ है और इस वक्त 3 जगहों पर के ऊपर समस्या है। यहाँ पे एक ओवर ब्रिज जो संबल फाटक कहलाता है, वहाँ पे बन रहा है, उसका रास्ता बंद कर दिया गया है, उसको रिपेयर चल रही है। मेरी ये डिमांड है आपके माध्यम से कि इस वक्त रिपेयर के हालात में इस पुल को चौड़ा कर दिया जाए और अल्टरनेटिव रास्ता बहुत दूर पड़ता है, पुराना सिस्टम चालू कर दिया जाए, उसमें बैरियर लगा दिया जाए। ऐसी सरकोई भूड़ के ऊपर भी 2 क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया है। उन क्रॉसिंग के ऊपर अंडरपास बनाए जाएं ताकि लोगों को जनाजा, अर्थी या बुजुर्ग लोगों को गुजरने में आसानी हो। सर, मैं आपसे एक माध्यम से एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू को कहना चाहता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया का फंड क्यों कम कर दिया गया? क्या सिर्फ और यूनिवर्सिटीज का बढ़ा दिया गया? क्या सिर्फ इस वजह से कि उसमें मुस्लिम और इस्लामिया लफ्ज लगा हुआ है? ऑनरेबल मेंबर श्री स्वामी सुमेधानंद जी। धन्यवाद सभापति जी। एक बहुत ही गंभीर विषय मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं आपके माध्यम से। राजस्थान के सीकर सहित अनेक जिलों में एक कंपनी नेक्सा नाम से कंपनी आई और उसने वहां कार्यालय स्थापित किए, और कुछ प्रभावशाली लोगों ने लोगों को बहका करके, फुसला करके धोलेरा सिटी में पूंजी इन्वेस्ट करने के लिए लोगों से पैसा उठाया। 1 साल तक वो रिटर्न भी देते रहे लाभांश का, और उसके बाद परिणाम ये हुआ कि जब हजारों लोगों का पैसा, हजारों करोड़ रुपए उनके पास आ गया तो वो कंपनी गायब हो गई। और आज हजारों परिवार इस प्रकार के हैं जो हैंड टू माउथ हो चुके हैं, उनकी जमीन और मकान नीलाम होने की स्थिति आ चुकी है। तो मेरा निवेदन है कि राजस्थान सरकार में सैकड़ों FIR हो चुकी हैं, लेकिन क्योंकि इसमें बहुत से प्रभावशाली लोग इन्वॉल्व हैं तो वहां कार्रवाई नहीं हो रही। मेरा माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से निवेदन है कि CBI के माध्यम से इस कांड की जांच कराई जाए, इस कंपनी का को उन लोगों को अरेस्ट किया जाए ताकि लोगों को न्याय मिल सके और उनके पैसे वापस लौटाए जा सकें। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर श्री नयाब सिंह जी, ओनली 1 मिनट। थैंक यू एवरीबॉडी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि 135 करोड़ लोगों की भावनाओं का ये बजट पेश किया है और इससे मजबूती मिलेगी। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान
करनाल से यमुनानगर नई रेल लिंक परियोजना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो करनाल से यमुनानगर वाया इंद्री रादौर से होकर गुजरेगी। इस रेल लिंक से मेरी लोकसभा के लाडवा, रादौर, द्यामला वासियों और आसपास के क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कुरुक्षेत्र और करनाल के आसपास के क्षेत्र के सैकड़ों गांव के लोगों को हरिद्वार, ऋषिकेश जैसे पवित्र स्थानों व उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जाने के लिए भी ये रेल मार्ग नजदीक और सस्ता पड़ेगा। हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन के अनुसार करनाल से यमुनानगर तक मौजूदा रेल मार्ग अंबाला कैंट से होकर जाता है, जो लगभग 121 किलोमीटर है, जबकि प्रस्तावित रेल मार्ग 61 किलोमीटर होगा। HRIDC द्वारा बनाए गए एस्टीमेट अनुसार इस परियोजना की कुल लागत 883.78 करोड़ की थी। इस परियोजना का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा रेल मंत्रालय को भेज दिया गया है, जो रेल मंत्रालय में विचाराधीन है। अतः मेरा माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि इस परियोजना को जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर काम चालू किया जाए, जिससे यात्रियों की कोई समय बचत हो और उनकी यात्रा सुविधाजनक हो। थैंक यू ऑनरेबल मेंबर हाजी फजलुर रहमान जी। हाजी फजलुर रहमान जी। थैंक यू सर। सभापति जी, मैं CBSE बोर्ड से एफिलिएटेड जो स्कूल्स हैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। CBSE बोर्ड से जो एफिलिएटेड स्कूल्स हैं उसमें NCERT के द्वारा प्रकाशित बुक्स, कोर्स वगैरह पढ़ाना लाजमी है, लेकिन इससे उलट जो प्राइवेट पब्लिशर्स हैं उनके द्वारा जो प्रकाशित कोर्सेज हैं वो पढ़ाए जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महंगे हैं और मिडिल क्लास के लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मेरा अपने शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि जो हमारे CBSE से एफिलिएटेड स्कूल्स हैं उसमें NCERT से जो मान्यता है कोर्सेज की, बुक्स की, उन्हीं को पढ़ाया जाए ताकि गरीब लोगों को इसका फायदा पहुंच सके। और मैं एक और अनुरोध है मेरा कि ये ऑर्डर अगर अभी से हो जाए ताकि करंट ईयर में इसको लागू हो सके। धन्यवाद। थैंक यू ऑनरेबल मेंबर श्री मनोज तिवारी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं एक बहुत ही गंभीर विषय आज सदन के सामने उठा रहा हूं। राइट टू प्राइवेसी हम सभी का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, लेकिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के लोगों, दिल्ली में आने वाले, ठहरने वाले, कुछ दिन रहने वाले महत्वपूर्ण नेताओं, प्रमुख अधिकारियों सबका छिपकर फोन कॉल सुन रही है, टेप कर रही है और ऐसा करते हुए पकड़ी गई है। ये हमारे मौलिक अधिकार का हनन है जो आर्टिकल 21 ने दिया है। अब आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि पहले उन्होंने फीडबैक यूनिट बनाया जिसके अध्यक्ष डिप्टी CM दिल्ली के हैं, मैं मनीष सिसोदिया, नाम लेना पता नहीं उचित है कि नहीं, और अब जो है जी मनीष सिसोदिया उसके डिप्टी CM अध्यक्ष बने और दिल्ली की समस्याओं का फीडबैक लेने की जगह नेताओं की फोन टेपिंग करने लगे, लोगों का फोन टेपिंग करने लगे। अब चिंता की बात यह है सभापति महोदय कि यहाँ रक्षा क्षेत्र में, सुरक्षा क्षेत्र में, वैज्ञानिक शोध क्षेत्र में हमारे कई देश हित में अत्यंत गोपनीय ढंग से कार्य हो रहे हैं, देश महाशक्ति बन रहा है। सवाल उठता है कि क्या इस अवैध जासूसी से दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ये गोपनीय डेटा इकट्ठा कर किसी को शेयर कर रही है? तो मेरी मांग है कि इसका केस दर्ज हो, कड़ी जांच हो और विभिन्न लोगों के मौलिक अधिकार हनन करने के लिए कठोरतम सजा दी जाने के लिए यथाशीघ्र आगे बढ़ा जाए। ऑनरेबल मेंबर श्री ईमानदारी सिंह जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय जल शक्ति मंत्री जी एवं भारत सरकार से अनुरोध करती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र शहडोल के जिला अनूपपुर के अंतर्गत विकास खंड अनूपपुर कोतमा जतहरी में सोन नदी एवं केवई नदी का प्रवाह है। माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है किसानों की आमदनी दुगनी हो, इसके लिए हमको संसाधन बनाने होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र के जिला अनूपपुर के अंतर्गत विकासखंड कोतमा के ग्राम पथरौड़ी के पास केवई नदी में स्टोरेज वेयर और बांध निर्माण करने से यहाँ के आसपास के गांव को माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के माध्यम से
पानी पहुंचाया जा सकता है। इसी प्रकार अध्यक्ष जी विकासखंड अनूपपुर और जतेहरी ग्राम पंचायत चौड़ी एवं चोलना के बीच में सोन नदी में स्टोरेज वेयर निर्माणाधीन है। महोदय, यहाँ से भी माइक्रो सिंचाई योजना का अगर विस्तारीकरण करके ग्राम चौड़ी पोड़ी बरबसपुर चोलना ग्राम के किसानों को खेतों तक पानी पहुंचाया जा सकता है। महोदय, पानी की समुचित व्यवस्था हो जाने से किसान अपना फसल उगाकर अपनी आय दुगनी कर सकेंगे और भारत सरकार के सबका साथ सबके विकास में अभी अपनी सहभागिता दर्ज करा सकेंगे। धन्यवाद। यस, थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री अनिल फिरोजी है। सभापति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मेरे क्षेत्र की समस्या को उठाने का अवसर दिया। माननीय सभापति जी, हमारे यहाँ पे जावरा से नागदा होते हुए उन्हेल उज्जैन पीतमपुर रोड को नेशनल हाईवे घोषित किया जाए। उसका कारण है कि माननीय सभापति जी, आए दिन जावरा रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। लगभग 11 लोग अब की मृत्यु हुई है। अभी हाल फिलहाल ही एक इतना दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ जिसमें बच्चों से भरी बस एक्सीडेंट हुई, जिसमें 7 बच्चों की मृत्यु हुई है और उसमें लगभग 37 ब्लैक स्पॉट है। मैं लगातार ये मांग कर रहा हूं माननीय सभापति जी कि उसको नेशनल हाईवे घोषित किया जाए ताकि लोगों की वहां पे जान बचाई जा सके। मैं भी उस क्षेत्र में जाता हूं गाड़ी से, तो माननीय सभापति जी मेरे को भी राम 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 करके जाना पड़ता है। वास्तव में मैं भी 2-3 बार बच चुका हूं। तो मैं आपसे ये आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी से, गडकरी जी से मांग करता हूं कि उसको नेशनल हाईवे घोषित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर श्री गिरीश चंद जी। सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का समय दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र नगीना में जन स्वास्थ्य की सुविधा के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। सभापति महोदय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगीना में संचालित है, जहां जीर्ण शीर्ण अवस्था में महिला अस्पताल भी है। उसकी हालत बहुत खराब है। मेरी आपके सभापति महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि उस अस्पताल का नया भवन का निर्माण कराया जाए। और बहुत खेद के साथ सीधे कहना पड़ रहा है कि इस महिला अस्पताल में एक भी महिला चिकित्सक नहीं है। इसके अलावा भी हमारे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों जैसे सहसपुर, शेरकोट आदि पर भी कोई चिकित्सक ही नहीं है। इन कारणों के चलते हमारे संसदीय क्षेत्र नगीना और जनपद बिजनौर के महिला रोगी दूर दराज अस्पतालों में जाकर उपचार करने के विवश है। इसी कड़ी में मैंने प्रयास करके सीआरएस द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगीना में एक पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन और एक पोर्टेबल एक्सरे मशीन की व्यवस्था कराई थी, लेकिन यहाँ पर इन दोनों मशीनों को चलाने के लिए एक भी तकनीकी ज्ञान रखने वाला कोई ऑपरेटर नहीं है। अतः आपके माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला चिकित्सालय हेतु महिला चिकित्सकों की नियुक्ति की जाए, तथा साथ ही अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीन के लिए एक दक्ष ऑपरेटर की भी व्यवस्था की जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री सतीश गौतम जी। अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय नितिन गडकरी जी का, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र अलीगढ़ को नेशनल हाईवे 3 हाईवे दिए। अध्यक्ष महोदय, एक नया हाईवे जो हमें मिला है अलीगढ़ से पलवल, जो 334D है, उस पर वो अलीगढ़ से दिल्ली का 1.5 घंटे का रास्ता है, लेकिन खैर और जट्टारी में 2-2 घंटे जाम लगता है। अगर उनका बाईपास जल्दी से जल्दी बन जाता है तो बाईपास बनने से जनता को रियायत मिलेगी और 1.5 घंटे का रास्ता मिलेगा। दूसरी बात, एक हमारा NH91 है जो कि अब नया 34 नंबर है उसका, उस पर गबाना क्षेत्र में बरौली कट है, बरौली कट पर रोज एक्सीडेंट होते हैं, वहां पर अंडरपास मिल जाए। और एक हमारा प्राचीन खेरेश्वर धाम है, वहां पर फ्लाईओवर मिल जाए, जिससे कि वहां पर एक्सीडेंट नहीं होंगे, लोगों की दुर्घटना मौत नहीं होगी। वैसे नितिन गडकरी जी द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदल जी। धन्यवाद सभापति महोदय।
सभापति महोदय, मैं नशे के विरुद्ध बोलना चाहता था, लेकिन मेरा विषय आ गया, तो मैं विषय परिवर्तन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, दुर्घटनाएं देश में विकराल रूप धारण कर रही हैं और वर्तमान में जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी है, पूरे देश में हाईवेज का, सड़कों का बड़ा अच्छे तरीके से जो निर्माण हो रहा है, धीरे धीरे जो औसत गति है वो भी बढ़ रही है। मैं बुंदेलखंड क्षेत्र से आता हूं। मेरा क्षेत्र नदी, पहाड़, जंगल, काफी घुमावदार, काफी बड़ा भौगोलिक स्थिति खराब होने के कारण कई सामान्य रोडों में कई मोड़ होते हैं, दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। तो मैं टू व्हीलर्स के से चलने वाले लोगों के साथ जो घटनाएं घटती हैं उसके बारे में विषय रखना चाहता हूं और आपसे 1 मिनट अतिरिक्त आपसे अनुमति चाहता हूं। महोदय, हम लोग जब यहां पर इस संसद में चुन करके आते हैं, जो जनता हम लोगों को चुन करके भेजती है, हम लोग कई बार होता है कि दबाव में या संकोच में किसी को बिना हेलमेट के अगर किसी को पकड़ा जाता है कहीं पर, तो हम लोग भी गलती से कभी कभी फोन कर देते हैं कहीं पुलिस को, कहीं किसी प्रकार से कि इनको छोड़ दिया जाए। एक घटना एक बार कभी ऐसी हुई कि तो मैंने संकल्प लिया कि कोई भी हेलमेट लगाने वाला कोई भी व्यक्ति जो क्षेत्र में चलता है, मैं वो पकड़ा जाए, वो नाराज हो, मैं दोबारा संसद में जीत के आऊं या ना आऊं, लेकिन मैं उसकी कभी सिफारिश नहीं करता। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। मेरे यहाँ एक रोड हाईवे था, उस हाईवे में निरंतर लगातार घटनाएं घट रही थी। हमारे यहाँ पहले सपा बसपा की जो सरकार होती थी प्रदेश में, उन्होंने एक बीएटी, सभापति महोदय मैं 1 मिनट लूंगा, बहुत संवेदनशील मामला है। तो महोदय, उसको जो 4 लेन रोड बनना चाहिए था, बीओटी प्रोजेक्ट के तहत उसको सिंगल रोड बनाया गया और मेरे संसदीय क्षेत्र के मौदहा भरुआ क्षेत्र के एक गांव से 20-20 लोग उनका जीवन उनका समाप्त हुआ। महोदय, मैं हेलमेट की जो बात आपसे करके अपनी बात पूरी कर रहा हूं। मेरा निवेदन है कि कई बार लोग जो बाइक से अपने घर से निकलते हैं, रास्ते में कोई उनका मित्र परिचित गांव का कोई व्यक्ति मिला और उसको साधन नहीं मिलता, उसको अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं, तब उनके पास हेलमेट नहीं होता, उनकी मजबूरी होती है कि एक हेलमेट है। तो मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि जितने भी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनियां हैं, टू व्हीलर जो भी बनाते हैं, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल बन रहे हैं, हर वाहन में 2 हेलमेट रखने की जगह बनाई जाए और उसमें उसका नंबर, सभापति महोदय, उसमें उसका नंबर भी डाला जाए, उसमें हेलमेट में। मैं बहुत संवेदनशील बात कर रहा हूं। और उसके बाद जब भी कभी उसकी चेकिंग हो, वो उसके पास मिले, ताकि उनका भी शोषण ना हो सके, पुलिस भी उनको परेशान ना कर सके, और मजबूरी में जो किसी राहगीर को जो लिफ्ट देते हैं, लोग अपने वाहन बैठाते हैं, उसका भी जीवन बच सके और उसका जीवन सुरक्षित हो सके। आपने सभापति महोदय बहुत महत्वपूर्ण विषय था, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील कुमार जी, वेरी ब्रीफ, 1 मिनट। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका ध्यान अति महत्वपूर्ण विषय राष्ट्रीय राजमार्ग 727 पर मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। बेतिया से बगहा होते हुए उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 727 पर अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। इस राजमार्ग पर स्थित लौरिया नामक जगह पर 2 वर्ष पूर्व से ही टोल प्लाजा कार्यरत है। सेवा शुल्क की भी वसूली की जा रही है। इस टोल प्लाजा पर नागरिक सुविधाओं का भी अभाव है, जैसे पेयजल, शौचालय, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, टो क्रेन तथा अग्निशामक वाहन इत्यादि। महाशय, सड़क कार्य अपूर्ण होते हुए भी शुल्क वसूलना उचित नहीं है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि लौरिया टोल प्लाजा पर यथाशीघ्र उपरोक्त सुविधाओं को बहाल किया जाए और जब तक सड़क कार्य पूर्ण न हो तब तक सेवा शुल्क न लिया जाए। धन्यवाद। Honorable Member Sri Ram Mohan Naidu ji. Thank you, Chairman, sir. I would like to bring to the attention of the House the systematic unconstitutional attempts at shrinking the democratic space in the state of Andhra Pradesh, sir. The TDP General Secretary, Nara Lokesh, has gone on a padayatra across the state for 4,000 kilometers in 400 days, sir. And the YSRCP AP government passed GO number 1 just to ban rallies and road shows across the state because of looking at the public response that is coming for Chandrababu Naidu's road shows and also the Lokesh Padayatra also, sir. And GO number 1 is just the latest addition to the pattern of undemocratic tactics, which is implemented by the state government. It is a state, it could be a state subject, sir, but it is regarding the constitution. When there is a violation of constitution, you can speak in the House. Sir, on 2nd February, the police had made an unsuccessful attempt to wrongfully seize Nara Lokesh's campaign vehicle. On 3rd February, they tried to thwart his Padayatra
at Bangarupalam village, and they even shut down the power supply. They're trying to create an atmosphere of fear so that no one can come and attend his Padayatra, sir. And also TDP cadres and supporters who are joining it have been attacked. Sir, with one last point, I'll just conclude. Sir, with the law and order apparatus either turning a blind eye to the violence and refusing to uphold the freedom of expression, there is no level playing field for opposition in the state of Andhra Pradesh, sir. Before this leads to a breakdown of constitutional machinery in AP, I request the union government to take cognizance of this situation so that the state government is held accountable for all its unconstitutional acts. Honorable Member Sri Ravinder Singh Ji Bittu. थैंक यू चेयरमैन साहब, सुरेश जी। मैं एक बहुत ही खतरनाक आदमी जो अपने आप को बाबा लगाता है पर बहुत खतरनाक है, वो सुनारिया जेल है, उसमें वो अंदर है हरियाणा में। लेकिन सर वो उसके ऊपर हर तरह के रेप के केस हैं, मर्डर के केस हैं, बाबा राम रहीम उसका नाम है, पर उसे पता नहीं क्या ना जाने क्यों बार बार उसे 40 दिन की पैरोल अब मिली है, उससे पहले 40 दिन की पैरोल मिली, उससे 21 दिन की पहले फरलो मिली। सर इस आदमी ने गुरु ग्रंथ साहब, हमारे जो सेक्रेड गुरु हैं, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करी है। सर उस आदमी को बार बार हरियाणा सरकार उसे छोड़ रही है और वो बाहर आके नए नए, अब तो वो भगमे कपड़े क्योंकि सरकार को खुश करने चक्कर में उसमें सर वो गाने गाता है, डांस कर रहा है, और पंजाब में हर जगह अनरेस्ट है। सर सारा पंजाबी सिख अनेकों धरनों पे हैं और पोजीशन बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ है। सर इस आदमी को, खतरनाक आदमी को जेल में डालें और इसको पैरोल कहीं नहीं मिलनी चाहिए। ये इतना खतरनाक आदमी है, लड़कियों के लिए खास तौर पे, आदमियों के और जो सभ्य लोग हैं उनके लिए इस आदमी की जगह जेल में है। और सेंट्रल गवर्नमेंट हदायत करे हरियाणा सरकार को भी इसको जेल में डालो, बाहर घूमना इसका बहुत खतरनाक है। सर थैंक यू चेयरमैन। ऑनरेबल मेंबर्स डॉक्टर गीना गावित। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का अवसर दिया। आज मैं इस सदन का ध्यान आदिवासी विद्यार्थियों से जुड़े हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहूंगी। हमारे संविधान में आर्टिकल 46, 275, आर्टिकल 335 एंड आर्टिकल 342 के अंतर्गत आदिवासी विद्यार्थियों के शिक्षा के लिए, उनके आर्थिक आदिवासी समाज के उत्थान के लिए प्रावधान किया गया है। हमारे केंद्र सरकार के आदिवासी मंत्रालय के तहत एक प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स, ये जो स्कीम है, ये स्कॉलरशिप की स्कीम आदिवासी विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है। लेकिन सभापति महोदय, इस स्कीम में एनुअल इनकम पेरेंट्स की 2.5 लाख होनी चाहिए, ऐसे कहा गया है। उसी के साथ नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स, जो आदिवासी विद्यार्थी देश के बाहर पढ़ने जाते हैं, उनके पेरेंट्स की एनुअल इनकम 6 लाख बताई गई है। लेकिन सभापति महोदय, जो संविधान के तहत आदिवासी समाज को संरक्षण दिया गया है, उसके अंतर्गत एनुअल इनकम का जो क्राइटेरिया है, इसके कारण कई आदिवासी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल पाता। तो आपके माध्यम से मैं सरकार से ये मांग करूंगी कि स्कॉलरशिप में एनुअल इनकम का क्राइटेरिया हटा दिया जाए और सभी आदिवासी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप का लाभ मिले। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से रेलवे मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं कि बहुत अच्छा जो है बजट अब की बार प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 2.4 जो करोड़ के करीब जो है पैसा जो है वो दिया गया है रेलवे बजट के अंदर। आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूं सभापति महोदय कि सिरसा से एलनाबाद जो रेलवे लाइन है उसका सर्वे भी हो गया कंप्लीट। एक तो उसके अंदर अगर इसको भी अगर लाइन वहां पर बना दी जाए तो वहां के लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। और हिसार, अग्रोहा, फतेहबाद जिला है सभापति महोदय, लेकिन वहां उसने आज तक वहां पर जो है रेलवे को नहीं देखा है। वहां पर जो है जो वहां के लोगों को बहुत इच्छा है कि वहां पर भी रेलवे स्टेशन होना चाहिए। तो और बहुत बड़ा एक जो वैश्य समाज है वो अग्रोहा के अंदर है, वहां पर बहुत बड़ा अग्रसेन धाम है। तो आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि जो हिसार, अग्रोहा, फतेहबाद है वहां पर उस लाइन को भी जोड़ा जाए। और इसके साथ साथ सभापति महोदय छोटी सी बात ये थी कि जो ये अभी स्टेशन के लिए जो उनके आधुनिकीकरण के लिए जो मेरे लोकसभा से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि नरवाना, मंडी डबवाली और सिरसा, You can speak on railway demands grants is coming next. जी, तो उसमें अगर भट्टू भी अगर आ जाएगा जो फतेहबाद जिले में आता है तो बहुत बहुत वहां के लोगों को लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभा। The House stands adjourned to meet again on Monday, 13th February 2023 at 11 a.m. Thank you.